एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर। आज ही आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या है, फर्स्ट क्लास है आज आपकी ये। जब आप बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, क्या बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, आप बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत की। तो आपको पहले पता होना चाहिए यहाँ पे इस संबंध में कि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कहाँ करा गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को डिफाइन करा गया है। तो इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज एच के अंतर्गत। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। किसी भी एग्रीमेंट को आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब कहते हैं? किसी भी एग्रीमेंट को आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब कहेंगे? जब वहां पर सेक्शन 10 के तहत बताए गए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो रहे होते हैं, तब आप कहेंगे कि वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। ऐसे कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं जो वहां बताए गए हैं कि वो लॉ के द्वारा इस संबंध में इन्फोर्सेबल माने जाएंगे? ऐसे कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 10 के अंतर्गत? फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, इसका मतलब क्या हुआ मैम? भाई इसका मतलब भी बहुत सिंपल है कि जैसे कि आप ये समझिए जैसे कि आप ये समझिए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि सपोज करिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, उसके पास में क्या है? उसके पास में एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग की कीमत कितनी है? करीब 5 लाख होगी, ठीक है। एक व्यक्ति है बी, बी यहाँ पर ये चाहता है कि वो जो पेंटिंग ए के पास है, बी उस पेंटिंग को क्या करना चाहता है? बी उस पेंटिंग को खरीदना चाहता है। यहाँ पर अब जो बी है वो ए को फोर्स करता है, ए पर दबाव बनाता है कि कैसे भी कर जो बी है वो अपनी पेंटिंग क्या कर दे, ए को, बी को क्या है, वो पेंटिंग को बेच दे, सेल कर दे। यहाँ पर अगर इस संबंध में ए की जो कंसेंट रिसीव करी जाएगी, अब यहाँ पर वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कोर्सन के तहत आएगी। किसके तहत आएगी? कोर्सन के तहत आएगी, जिसको सेक्शन 15 में बताया गया है। भाई जब आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहें, जब आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है आप सामने वाली पार्टी को क्या दें? ऑफर दें। भाई हमारे पास एक कार है, हम उस कार को बी को बेचना चाहते हैं। कार कितने की हम बेचना चाहते हैं? 5 लाख रुपए में कार जो है ए कह रहा है वो बेचना चाहता है। सामने वाली पार्टी पहले उसे एक्सेप्ट करेगी और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी के अंतर्गत इसको डिफाइन करा गया है यहाँ पर इसमें। हाँ, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कब कह देंगे आप? पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। वहां पर सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये होनी चाहिए कि जब ए है, ए के द्वारा पेंटिंग बी को बेची, चलो एक एग्जांपल नया रखते हैं, तो एक नया क्या समझना, अगर व्यक्ति है ए, ठीक है, और वो ये कह रहा है बी के पास जाकर कि ये जो स्कूटर है ना, हम आपको बेचना चाहते हैं। क्या कह रहा है ए? ये जो स्कूटर है हम वो आपको बेचना चाहते हैं। यहाँ पर ए कितने साल का है? ए तो हो गया 21 साल का। बी कितने साल का है? बी हो गया 13 साल का। ए ने बनाया ऑफर और बी कह रहा है कि हाँ भाई हम इस ऑफर को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने यही तो कहा भी ऑफर को एक्सेप्ट करते क्या बन गया? वो प्रॉमिस बन गया। लेकिन आप केवल एग्रीमेंट को देख के नहीं चलेंगे, आप ये भी देखकर चलेंगे कि पार्टीज फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज की किसी डर और दबाव में नहीं होना चाहिए। जब आगे सेक्शन पर होगी तो और बातें क्लियर होंगी, अभी जनरल स्पीकिंग बता रही हूँ। प्लस पार्टीज को क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज का क्या मतलब होता है? पार्टीज को मेजर होना चाहिए,
साउंड माइंड होना चाहिए और लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, जो एग्जाम्पल अब की बार दिया है दूसरे में मैंने, बी जो है वो माइनर है। अब यहाँ पर वो अगर एक्सेप्ट कर भी लेगा 20 स्कूटर खरीदने के ऑफर को, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसका ये जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी हो रहा है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा। जरूरी चीज क्या है, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो आपका कंसिडरेशन है वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। जिस बात को लेकर पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एक एग्जांपल नया बता रही हूँ, समझना। अगर इसी एग्जांपल में लॉफुल कंसीडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो ए है वो इस बी से कहता है, ए क्या कह रहा है, वो बी से कह रहा है कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा। क्यों देगा बी को वो 1 लाख रुपए? अगर जो बी है वो जो ए का बेटा है सी, अगर बी उसकी सरकारी नौकरी लगवा देता है तो वो बी को 1 लाख रुपए देगा। यहाँ पर ए और बी के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वो एक लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। कौन कौन से ऐसे कंसीडरेशन जो लॉफुल नहीं होंगे, सेक्शन 23 में बताया गया है इसके बारे में। तो ये बात समझ में आ गई, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसी ऐसी बात को लेकर आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे जिसको लॉ के द्वारा ही वॉइड डिक्लेयर करा गया है। किसी ऐसी बात को लेकर आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसको लॉ के द्वारा ही क्या कर दिया गया है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। एक एग्जांपल है, इसका भी बताती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल आप ये समझिए, सेक्शन 27 का एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। ए कहता है बी से, वो बी को 5 लाख रुपए देगा अगर बी, ये जो इनका एक मार्केट है, इस मार्केट में अगर जो बी है वो अपनी शॉप ओपन नहीं करता है तो ए बी को 5 लाख देगा। मतलब ए क्या कर रहा है, ए बी को कोई लीगल ट्रेड करने से रोक रहा है। क्या कर रहा है, वो बी को लीगल ट्रेड करने से रोक रहा है। तो जो एग्रीमेंट बिटवीन ए और बी होगा वो भले नहीं होगा, वो यहाँ पर वॉइड माना जाएगा और उसको आप इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। मीनिंग क्लियर हुआ आपको स्टूडेंट्स? मैंने क्या बताया था आज की फर्स्ट क्लास में, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। हम अगर ये जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में डिफाइन करा गया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में डिफाइन करा गया है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है आप उसे कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, केवल ये कह देने से काम नहीं चल जाएगा कि वो इन्फोर्समेंट बाय लॉ है, बल्कि आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे कौन कौन से ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाते हैं। जैसे पार्टीज की फ्री, जो बताए गए हैं सेक्शन 10 में, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, डरा धमका कर जो है आप उसकी सहमति प्राप्त नहीं कर रही है सामने वाली पार्टी। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट मतलब मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉफुल कंसीडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जिस बात को लेकर पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं वो बात लॉ की तरफ से वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। ये मेन एसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 के। अगर कोई एक या दो पॉइंट्स रह गए होंगे तो मैं उनको देख लूंगी। और जनरल स्पीकिंग में और भी बहुत से ऐसे एसेंशियल हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे कि एक एसेंशियल होता है, बताती हूँ, एक एसेंशियल ये भी होता है भाई, जिस बात के लिए पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं। जैसे कि अगर ए कहता है बी से, क्या कह रहा है, ए बी से, ए जो है वो ऑयल का सेलर है, ऑयल को बेचने वाला है, ठीक है। बी ए के, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कई तरह के ऑयल्स बेचता है, काइंड्स ऑफ ऑयल्स।
बी ए के पास जाकर कहता है कि इसको 5 लीटर क्या चाहिए, 5 लीटर ऑयल चाहिए, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा? नहीं। क्यों? सर्टेनिटी नहीं है, आपने बताया ही नहीं कि आप कितना, किस प्रकार का आप यहाँ पर काइंड्स ऑफ ऑयल, विच काइंड्स ऑफ ऑयल यू वांट टू परचेज, किस प्रकार का काइंड्स ऑफ ऑयल यहाँ पर आप खरीदना चाहते हैं। या फिर कल को पार्टीज में अगर एक एग्जांपल और रख लेते हैं, ए कहता है कि उसके पास एक कार है, वो बी को बेचना चाहता है, या तो 5 लाख में बेचेगा या 4 लाख में बेचेगा, सर्टेनिटी नहीं है। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज होती है। एक और एसेंशियल इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्या होता है और एसेंशियल इंपॉर्टेंट? परफॉर्मेंस। एक और पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस। भाई आप इतना समझिए, जब दो पार्टीज आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर रही हैं, ए और बी दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज की तरफ से परफॉर्म किया जाना बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा? दोनों पार्टीज की तरफ से परफॉर्मेंस दोनों पार्टीज की तरफ से होती है, केवल एक पार्टी के परफॉर्म करने से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर जो ए है वो बी को कहता है मैं बी को 10 लाख रुपए पे करूंगा अगर बी ए का जो बेटा है जो कि मर चुका है उसे रीअलाइव कर दे। क्या कर दे? अगर यहाँ पर ए कह रहा है वो बी को 10 लाख देगा, अगर ए बी को 10 लाख देगा अगर बी ए के बेटे को दोबारा जिंदा कर दे। ए परफॉर्म कर सकता है 10 लाख रुपए देकर बी को, लेकिन बी की तरफ से जो परफॉर्मेंस किया जाना है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके सामने आई थिंक क्लियर हो चुकी है कि ये कुछ ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब भी आपसे पूछा जाता है कि क्या कोई एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, कोई भी एग्रीमेंट, तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वहां पर उसमें सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स होने बेहद जरूरी होते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉ की तरफ से वॉइड नहीं होना चाहिए उसे। और भी अदर एसेंशियल्स हैं जो हम वहां पे ध्यान रख सकते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस तो होना ही चाहिए, पार्टीज की तरफ से परफॉर्मेंस किया आना बहुत जरूरी है, सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। वहां पर एक जिस बात के लिए आप कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो बात सर्टेन होनी चाहिए, तय होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। और भी बेसिक पॉइंट्स जो आगे हमें मिल सकते हैं हमें। आज की क्लास फिलहाल इसी के साथ में यहाँ पर मैं कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और मेरे पढ़ाने का तरीका, टीचिंग करने का तरीका आपको सही लग रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करिए, जो मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच।